अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को सबसे पहले माह रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हम सब के लिए ये महीना रहमतों भरा रखे और तमाम चीज़ें खुश असलूबी से आगे बढ़ें। नाजरीन, आज भी तमाम मौज़ूआत के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और माह रमज़ान में जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आवाम के लिए और हम तमाम के लिए मैटर ऑफ अटर इम्पोर्टेंस है वो यही है कि एटलीस्ट इस वक्त जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या महंगाई का प्रेशर है, उसमें होते हुए एशियाई खुर्दोनोश हम तमाम की जो बाइंग पावर है उसके विदिन हो, उसके अंदर अंदर हो। इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल काबीना की मीटिंग के दौरान कुछ अहम अहकामात दिए हैं। पहले सवाल मुलाहिज़ा कर लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपनी काबीना को ये इंस्ट्रक्ट किया है और ज़िले इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि बिल्कुल एक नो टॉलरेंस की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जाए जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ, बिलखुसूस माह रमज़ान में जहाँ पर ये मुनाफाखोरी और ये होर्डिंग का जो सिलसिला है, बदकिस्मती से जहाँ पर एक अच्छे इस्लामी मुआशरे में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ी होनी चाहिए और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ पहुँचे, वहाँ बिल्कुल इसके बरक्स, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्शन में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत अजीब व गरीब यहाँ पर सिलसिला शुरू हो जाता है और तमाम जो एशियाई खुर्दोनोश बिलखुसूस हैं उनकी कीमतें एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होती चली जाती हैं। इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं और जो महंगाई की शरह है उसके होते हुए ये प्रॉब्लम मजीद गंभीर है। और एक और चीज़ जो इसको इंटेंसिफाई करता है इस मसले को, वो ये है कि कोविड की जो सख्त तरीन लहर है उससे बदकिस्मती से हम लोग इस वक्त दो चार हैं। तो ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अहकामात तो दिए हैं, चीनी के भी निर्ख सरकारी सतह पर ₹85 पर केजी सेट किए गए हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या आवाम की पहुंच में हैं? यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा क्या जो दीगर स्टोर्स हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि ₹85 पर केजी चीनी वहां पर मैसर हो, या चलें उसके कोई थोड़ा बहुत अगर उसमें कोई गुंजाइश है या कोई थोड़ा बहुत उसमें कोई ऊपर हाइक है तो चलें, वो तो फिर काबिल कबूल है इतने मुश्किल हालात में। लेकिन अगर 100 से जायद, 100 रुपए केजी से जायद चीनी चली जाए तो वो कहाँ मामला जाता है? क्योंकि जाहिर है इसकी एक सियासी कॉस्ट भी है। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड, ख्वाह उनकी पार्टी से ताल्लुक हो या अपोजिशन जमातों से ताल्लुक हो, जो बिलखुसूस चीनी के होल्डर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ एक बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कार्रवाई होगी। तो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होते हुए जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं, एक तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और जो अल्टीमेट सवाल है नाजरीन वो भी टेबल करेंगे अपने तमाम हजरात के साथ कि क्या ये तमाम चीज़ें आवाम के एक बाइंग पावर के विदिन लाना जो ये हुकूमत चाह रही है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ मेरे साथ नाजरीन बाकायदा आगाज़ करते हुए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर निसार चीमा, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और साबिक DG भी हैं हेल्थ पंजाब के। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजरीन, अमजद न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद अली खान न्याजी मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जो कायमा कमेटी है बराए दिफा कौमी असम्बली में उसको भी चेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और नाजरीन, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं आप और आपका तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पे हमारी रहनुमाई करेगा। हमारे साथ बजरिया TVU लिंक मौजूद है। थैंक्स अ लॉट ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पहले जो आगाज़ इसका करते हैं इस मौजू का, मेरा ख्याल है पहले चीमा साहब से, डॉक्टर चीमा से बात कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास कुछ पॉइंटर्स आएँ, हम अमजद न्याजी साहब की तरफ भी जो है वो उन पॉइंटर्स को लेकर आगे बढ़ें। चीमा साहब मुख्तसरन पहले अपने इनिशियल रिमार्क्स दे दें। देखिए, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान, ये फ़ैसला, ये गुफ्तगू बड़ी काबिल तारीफ़ है, बशर्ते कि इस पर अमल भी हो। देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो तसव्वुर है इसकी इस कदर हौसला शिकनी की गई है इस्लाम में। देखें, ये किसी चीज़ की भी कमी हो जाए किसी मुल्क में, किसी मुआशरे में, किसी सोसाइटी में, तो सिर्फ मुनाफा खोरी के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए उसका ज़ख़ीरा कर लेना जो है, इसको बुरी तरह इसको डिस्करेज किया गया है और इसको बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है और उसके लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। बात यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि मुआशरे के लिए बहुत बड़ी लानत है और इसके हवाले से जो वज़ीर आज़म का ऐलान है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या वज़ीर आज़म के ऐलानात पे अमल होता है? क्या ये है कि कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? कोई ये है कि कोई साख है, कोई एतबार है? ये मैं तो कई बार ये कहता हूँ इनके ऐलानात सुन के कि हम खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता।
ठीक है, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है यकीनन ज़ाहिर है वहीं पर सवालिया निशान आपने उठाया है। अमजद साहब इसका रिस्पॉन्ड इस बात पे कर दें पहले, फिर ज़ाहिर है हमारे पास जब मजीद पॉइंटर्स होंगे हम बात करेंगे। इससे पहले भी सर बहुत दफ़ा नोटिसेस इस बात के हुए, होर्डर्स के खिलाफ एक्शन का कहा गया, लेकिन इन्फ्लेशन खास तौर पे जो महंगाई की शरह है और खास तौर पर जो एशियाई खुर्दोनोश है, रमज़ान के अलावा भी हमने देखा है कि उनके ऊपर उस तरह से हम काबू नहीं पा पाए हैं उनकी कीमतों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोना आलम, मैं आपके तवस्सुल से तमाम अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमज़ानुल मुबारक सबको हो, और अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में हमें अपनी नेमतों रहमतों से नवाजे। बड़ा अच्छा सवाल किया है कि महंगाई की जो शरह है जिसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान और जनाब इमरान खान ने इसके ऊपर मीटिंग भी की है, लेकिन देखिए एक है हमारा मजहब भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि इस माह रमजान में जिस तरीके के साथ चोर बाजारी और फिर महंगाई की जो शरह है, कई हमारे वो लोग जो पता नहीं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इतना हौसला दे, इतनी हिम्मत दे और इतनी अल्लाह ताला ताकत दे कि हम मुसलमान जो कहते हैं उसे सच भी साबित करें। देखिए, मुसलमान कहलवाना और मुसलमान साबित करना एक अलग बात है। अल्लाह ताला हमें वो उस नेमत से नवाजे कि हम एक सच्चे मोमिन साबित हो। अल्लाह ताला सबको इस जो नेमत हमें, ये मैं समझता हूँ नेमत भी अल्लाह की रहमत भी है, हिदायत भी है कि हम मुसलमान कहलवाते हैं, और अल्लाह ताला हमें इसमें साबित करने की हिम्मत और ताकत। बात ये है कि देखिए, बात ये है कि आज जिसके ऊपर आज पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान भी है कि वो लोग, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि वो अपने आप को कैसे इंसान कहलाते हैं जो इस बाबरकत महीने में अपने अल्लाह से माफी नहीं मांगते। बिल्कुल। देखिए, ये महीना ही है कि आप 11 महीने जो या इससे पहले आपकी जो लाइफ है उसमें आप कोशिश करते हैं कि जब आप अल्लाह के हुजूर पेश हो तो कम से कम आपके दामन में कुछ तो हो, कम से कम आपका माफीनामा ही लिखा हुआ हो। तो यकीनन फिर जब आपने नीचे 6 फुट के जाना है तो कम से कम वो आपके अल्लाह के सामने हो तो आपको माफी मिल जाएगी, आपको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला माफ कर देगा जो इस दुनिया से जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महीने की बरकतें, इस महीने की माफियां, इस महीने की नेमतें ही अगर हम समेट नहीं सकते तो खुदा के लिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, खुदा के लिए बद्दुआएं तो ना ले। सर मैं आपको आपसे अर्ज है कि ये जो मुनाफाखोर हैं, और वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वैसे उनके जमीर को झंझोड़ने के लिए ये बातें बहुत मायने खेज हैं, लेकिन इसके अलावा सर कोई एक्शन इसके हवाले से भी बताइएगा। बहुत मरतबा सर नोटिस लिए गए हैं, लेकिन जो चीजें हैं एडिबल आइटम्स, वो उनकी जो कीमतें हैं, आप देखें कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर मुसलसल आवाम में इन मुश्किल हालात में बढ़ा रहे हैं। देखिए, हर हाल में ये कीमतें नीचे लानी होगी, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा, और आपके तवज्जो जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका ये फर्ज है कि वो अपने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे तहसील लेवल पे या उससे नीचे जो जितनी भी मशीनरी है उनको पूरी तरह काम करना होगा। देखिए, वो चाहे जैसे आपने कहा कि कोई भी, देखे जिस बंदे का ये मैं समझता ईमान ही नहीं है कि वो इस माह रमजान जो माह श्याम के अंदर वो गरीब लोगों की पहुंच तक वो अशिया दे, तो मैं समझता हूँ जब वो इंसान ही मैं नहीं समझ रहा तो देखिए वो उसकी क्या पार्टी है, उसकी तो पार्टी, उसका ईमान ही उसका कुछ नहीं है तो वो क्या पार्टी चलाएगा। तो देखें वो किसी तरीके के साथ भी काफी सही, यही अमजद साहब बात है कि हम बात भी यही करना चाह रहे हैं कि इस किस्म के लोगों पर हमने किस तरह से फिर इनके खिलाफ एक्शन लेना है। ब्रिगेडियर साहब, आप इनके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। हाँ, काबिल माफी लोग नहीं है, चाहे कोई भी है, किसी भी, मैं समझता हूँ किसी भी रंग नस्ल मजहब से ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत भी है और इनके खिलाफ सख्त है। मैं लौटती हूँ इसी नुक्ते की तरफ, अमजद साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, क्योंकि हमने बात ही प्राइमरीली हम यही कर रहे हैं कि वाकई उनकी मजम्मत में तो हम जितना कहें गालिबन कम है, लेकिन ये कि इसके ऊपर फिर हमने अरेस्ट कैसे करना है, इस पूरी चीज पे कैसे काबू लाना है, खासतौर पर चीनी के हवाले से जो पहले भी एक बहरानी कैफियत में जा चुके हैं हम। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट्स योर टेक सर, आपका क्या ख्याल है, इस मर्तबा कोई उम्मीद लगाई जाए कि होर्डर्स के खिलाफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन, और जो जिलाई इंतजामिया है बिलखुसूस वो इंश्योर करेंगे कि माह रमजान में मजीद हमारी जो एक परेशानियां हैं कोविड की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी उनमें इजाफा ना हो?
مولانا دیکھیں یہ صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر رمضان کے مہینے میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ادروائز آپ چاہے سعودی عرب کی بات کریں، آپ یو اے کی بات کریں، ایون مونا آپ حیران ہوگی کہ جو یو اے میں جہاں جن جگہوں پہ ہندو رہتے ہیں وہ اپنے سٹورز پر ان دنوں میں قیمت کم کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھنے کی. سیکنڈ یہ کہ یہ پروونشل میٹر بن گیا ہوا اس وقت تمام ایریا میں، تمام پروونس میں. ہم نیچے سے اگر شروع کریں، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اگر یہ اپنے ایریا میں انشور کریں کہ پرائس کنٹرول ٹھیک کی جاتی ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر لسٹیں لگی ہوتی ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ریٹ یہ ہے اور دوسری چیزیں مہنگی پڑی ہوئی ہیں؟ آپ ریشنل طریقے سے لگائیں جو کہ ان کو بھی نقصان نہ ہو اور عوام کو بہت آرام ملے. سیکنڈ جو ہورڈنگ ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بڑی کلیئر اسٹرکچر دینی چاہیے. ہر پروونس کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن کے اندر جہاں جو بھی سٹورز ہیں، اور چاہے وہ تھوک کا سامان بیچتے ہیں یا ریٹیل بیچتے ہیں، گو اینڈ چیک دیم. ان کی انوائس یہ دیکھیں کہ انہوں نے سٹاکر سے کتنے کا خریدا ہے، آگے وہ کتنے کا دے رہا ہے. اگر آپ ابھی چینی یہ کہیں گے کہ 80 روپے کی وہاں ایکس مل ہے اور آپ 25 کی بیچیں گے، تو پہلے یہ دیکھیں جو لوگوں نے پہلے مہنگی خریدی ہوئی ہے اس کو کیسے بیچیں گے. سو میک اے ریشنل اپروچ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے انکنوینئنس نہ ہو، چاہے وہ خریدنے والا یا بیچنے والا. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ، اٹ ریکوائرز گڈ گورننس. اگر آپ کا چیف منسٹر اپنے کمشنرز کو آرڈر پاس کر دیتا ہے کہ ہر ڈویژن کے اندر ایک ریشنلائز پرائس ہوگی، کوئی اس میں ویریشن نہیں ہوگی، کوالٹی جو ہم نے فکس بھی ہوگی، تو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آفس اب سے ربر اسٹیمپ بنے ہوئے ہیں، دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دے ڈونٹ گو آؤٹ. جب شام کا ٹائم ہوتا ہے 5 بجے لوگ نکلتے ہیں روزہ افطاری کے لیے، چیزیں نکلنے کے لیے، نکالیں نا اپنی ٹیم میں آپریٹنگ کمیٹی، جا کے پرابلم سالو ہو جائے گی. اٹ ریکوائرز بیسیکلی مینٹل ریزالو کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے. لیکن سر یہ اور تو لوگوں واقعی کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے چکن مثال کے طور پر ایگزوربیٹنٹ پرائس بڑھا دی ہے تو ڈونٹ بائی. چکن نہیں کھائیں گے تو کیا پاکستانی مسلمان مر جائیں گے؟ نتھنگ ول ہیپن. ایک ہفتہ چھوڑ دیں، ان کی مرغیاں مرنی شروع ہوں گی، وہ ہاف پرائس پر آ جائیں گے. ہاں بالکل، جیسے یہ چکن ایک بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ آج کل کے ٹائم پہ جی بالکل 500 پر کے جی تو ایک عام سا ریٹ ہے چکن کے لیے، اور وہ بھی ایک عام انسان کی جو پاور ہے بائنگ کی اس سے کافی دور نظر آتا ہے. چیمہ صاحب بتائیے گا، ایک تو اس حوالے سے پروونسز کا بھی ایک رول ہے. ظاہر ہے میں نیازی صاحب سے بھی یہ سوال کروں گی کیونکہ 2 پروونسز تو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. بس کیا لگتا ہے آپ کو پروونسز نے کیسے اپنا رول ادا کرنا ہے؟ اور ایک اور بات فرمائیے گا، چینی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کی جو سیاسی کاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب سے بھی سوالات ہو رہے ہیں، خسرو بختیار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی جو ریلیٹڈ جو ملز ہیں ان کے پاس بھی سوال نامے وغیرہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ اکراس دا بورڈ ایکشن، جیسے آپ کی جماعت کہتے تھے کہ جب ان لوگوں کے خلاف یا حکومت جب تک اپنوں کے خلاف ایکشن نہیں کرے گی تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ احتساب تمام کے لیے ایک جیسا ہے. اب جب ہو رہا ہے تو آپ پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے منى، ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ کئی مسلمان ملکوں میں، مشرق وسطیٰ کے مسلمان ملکوں میں بھی رمضان شریف میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. صرف مسلمان ملکوں میں نہیں، غیر مسلم جو ہیں اپنے مقدس تہواروں کے موقع پر قیمتیں کم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کرسمس کے موقع پہ سیلیں لگتی ہیں، اسپیشل سیلیں لگتی ہیں. لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، وہ دیکھیں یہ کس طرح بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں مسلمان جو ہیں، مسلمان کہلوانے والے اپنے آپ کو، وہ صرف مزید منافع خوری کے لیے جو ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور جبکہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کا خیال رکھنا، اور یہ ہے کہ یہ حقوق العباد کے معاملے میں جتنی تعلیمات سخت اور واضح اسلام میں دی گئی ہیں دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم ہی اس بات سے، اس پہلو سے بالکل پوری طرح غافل ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ جب تک افسران جو ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، یہ جو ہے یہ کام یہ اس طرح صرف یہ دعووں سے، وعدوں سے اور اعلانات سے نہیں ہوگا. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیلڈ میں آپ جن کی تعیناتی کرتے ہیں وہ جس طرح کئی بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ میرٹ پہ لگائیں گے
चुन के लगाएंगे, कमिटेड लोग, डेडिकेटेड लोग, ऑनेस्ट लोग, अपराइट लोग, तो फिर तो ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से अदा करेंगे। लेकिन अगर ये है कि वो आप वहाँ अपने ये MP MNA या जहाँ आपके लोग हारे हुए हैं, वो अपने उम्मीदवार जो थे टिकट होल्डर, उनके कहने पे अफसरान के तबादले करेंगे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी, तो उन्होंने ये है कि उनको खुश रखना है या अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। ये बुनियादी चीज़ है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, जब तक ये है कि फ़र्जशनास अफसर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का ये बात दुरुस्त है, जी, ये वो असूल कार फरमान नहीं होगा तो ये सिस्टम इसी तरह शुगर चलता कार्टल्स पे भी अपना कमेंट दे दें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बड़े दुख की बात है कि जब तक जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनकी दौलत, उनके वसाइल और उनका असर रसूख वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल करते रहे, उस वक्त तक तो ये है कि उनमें कोई खामी नज़र नहीं आई। जब ये है कि कोई रंजिशें पैदा हो गई, ये रंजिश की ये बुनियाद नहीं थी, और कई बुनियादें हैं। जब रंजिश पैदा हो गई तो ये है कि वो शुगर माफिया का वो जो है वो हिस्सा नजर आने लगे हैं। लेकिन सर, आप ही लोग तो कहते थे कि जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं बात ये है कि मानेंगे सिर्फ कि ये एहतसाब नहीं, मैं सबके तो ये लिए है। गुजारिश करता हूँ, देखें, ये सिर्फ शुगर माफिया की बात नहीं है, आटा माफिया है, कई और वो बात आपको दुरुस्त पता है, है। आप बल्कि और बहुत सारे केसेस भी कोट कर सकते हैं कि जो बिल्कुल, नैब जी हाँ। जिनको प्रोब करे वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक जगह हो रहा है, कम से कम इस चीज को तो देखें, एक्नॉलेज करना नहीं, चाहिए। मैं तो आपकी समझता हूँ कि मेरिट पे होना चाहिए। और ये नैब का जो तरीक़ेकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसको ये है कि अपना कम से कम अपना इमेज ही ये बेहतर बनाने के लिए कोई रिव्यू करना चाहिए जो कुछ इसका कॉन्डक्ट रहा है। ठीक है, वो तो नैब के हवाले से बात हो गई। जी न्याजी साहब, आप फरमाइएगा, 2 प्रोविंसेस तो डायरेक्टली अंडर PTI हैं। जाहिर है मैं चीमा साहब से सवाल नहीं कर सकती थी क्योंकि कश्मीर में इस वक्त है नून लीग की गवर्नमेंट, इसके अलावा नहीं, लेकिन आपके पास 2 बिलखुसूस प्रोविंसेस हैं, तो ये फरमाइएगा कि वहां पर भी ये जो मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर अफसरान लगाना और फिर उनके जरिए कीमतों को कंट्रोल करना, ये किस हद तक आप लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? और ये जो शुगर कार्टल्स के हवाले से बात की है चीमा साहब ने, ये आपने सुना होगा, इनकी जमात से एक पॉपुलर ओपिनियन या एक जो नैरेटिव है वो लोग दे रहे हैं कि जब तक जहांगीर तरीन साहब क्लोज थे तब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और अब एक्शन हो रहा है। इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। हम डे 1 से एक ही बात कर रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी सतह पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी इस पाकिस्तान में अब ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। सबके खिलाफ बिला तमीज, बिला तफरीक जो है वो मैं समझता हूँ एक्शन भी होना चाहिए और एहतसाब भी होना चाहिए। ये कहना कि जी अब हो रहा है, नहीं, डे 1 से हमारा एक ही स्टांस है और एक ही स्टांस रहेगा। क्योंकि हमारा जो देखिए, किसी भी जमात का एक एहसास होता है, एक उसकी स्पिरिट होती है, एक उसका मैनिफेस्टो होता है, और उसकी तहरीक की जो हम अगर अपनी बुनियाद ही बिल्कुल बिल्कुल वो है ही, आपका नारा ही सबसे प्राइमरीली यही है। नहीं है, हमारा स्लोगन नहीं है खाली, हमारा ये अमल है कि हम समझते हैं कि इसके बगैर ये पाकिस्तान तरक्की ही नहीं कर सकता, और इस मुल्क के अंदर जब तक कोई ब्राह्मण बने रहेगा वो तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए अब ब्राह्मण सिस्टम के खात्मे के लिए तो हम आए हैं। इनका मौक़िफ़ है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा मौक़िफ़ नहीं है कि कोई भी इस पाकिस्तान में ब्राह्मण है। अब सब काबिल एहतसाब हैं, काबिल एहतसाब रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी सतह, किसी भी पोजीशन और किसी भी कितना ही बड़ा कोई स्टेक होल्डर क्यों ना हो। तो इसके लिए किसी भी हद तक प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की थी कि मैं चाहे आखिरी शख्स भी क्यों ना रह जाऊं, मैं इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, और इसी में न्याजी साहब इतना फरमा दें, क्या इसकी सियासी कॉस्ट का अंदाजा है आपके जमात में और तमाम रैंक्स बहुत में? अच्छी तरह से देखें, हम सियासत इबादत समझ के करते हैं, हमें सिर्फ सीटों से मकसूद या हुकूमतों से मकसूद नहीं है। अगर ये चीजें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान को मकसूद होती तो वो इससे कई पहले इक़्तिदार में आ जाते, लेकिन हमारा मकसद जद्दोजहद है। हमारा मकसद इस पाकिस्तान में बिला तफरीक एहतसाब का नारा जो है वो अमली शक्ल जो है हम उसकी इख्तियार किए हुए हैं। ठीक है, राइट। और चीमा साहब की जमात से भी ये खबरें थीं कि राब्ता करने की कोशिश की गई है जहांगीर तरीन साहब को, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये लोग यकीन रखते हैं इलेक्शन पे, हमारा यकीन है कि रियासत और रियासती इदारे और जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान के जितने भी आर्गन्स हैं, उनके अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना और रूल ऑफ लॉ के तहत ये मुल्क को चलना चाहिए।
जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ये मुल्क आगे की तरफ नहीं जा सकता। ये आप लिख लें। चीमा साहब से भी ये जरा पूछ लें, मुसलमान क्योंकि ये हकीकत है। इत्तलात तो थी इस हवाले से, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स थी। चीमा साहब, कोई ऐसे आपके तरफ कोई वेरिफिकेशन है इस बात की? आपकी जमात की तरफ से ऐसा कोई रद्द अमल नहीं आया इस बात पे कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज वगैरह वगैरह ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने बाज़ाब्ता राब्ता करने की कोशिश की? वैसे मुन्ना, मैं तो मोहतरम न्याजी साहब की जो बातें सुन के तो मैं हैरान हो रहा था कि क्या इनकी पार्टी अपनी और इनके कायद जो हैं वो क्या कहते होंगे इनके बारे में। ये जिस तरह की कोई किताबी बातें कर रहे हैं, ये किसके बारे में कर रहे हैं कि हम तो जनाब ये है कि हम तो ये इलेक्शन के लिए नहीं है, हम तो ये है कि इदारों को मुस्तहकम करने के लिए। कौन से इदारे को इन्होंने आज तक मुस्तहकम किया है? इदारों का तो बड़ा गर्क हो गया है। ये यानी नैब हो, बाकी सारे इदारे हों और सारे शोबे हों, मईशत समेत हर शोबे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत का रोल जो है, जिस तरह कहा जाता है कि माँ का रोल होता है, जो पिछले 2.5-3 साल में जो इन्होंने किया है वो तो एक सौतेली माँ वाला रोल PTI हुकूमत ने अदा किया है। लेकिन एक मैं गुजारिश करूँगा, न्याजी साहब का ताल्लुक चूँकि ज़िला मियांवाली से है, तो मैं एक ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म का ज़िला भी है, कीमतों पे कंट्रोल के हवाले से देखिए, हर शख्स में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ सिर्फ कि 65 की वॉर में मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर थे, और गवर्नर जो थे वो उस वेस्ट पाकिस्तान के थे जो आज पूरा पाकिस्तान है। लेकिन यह है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर था वो, यानी खामियां भी बेशुमार होंगी लेकिन खूबियां भी, कि बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी जंग के दौर में। वक्त की कमी है, सिर्फ इतना जवाब इसका भी बिलखुसूस दे दें जो आपसे सवाल मैंने अर्ज किया था कि कोई राब्ते कर रहे हैं आपकी जमात से, जहांगीर तरीन साहब से, कि जी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है तो आप लोग उनको, आप पूरे उनको और उनके साथ जो अराकीन हैं उनको अपनी तरफ करें? हम तो राब्ते नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि देखें, लोग वैसे पंजाब के लोग बिल्कुल ये है कि हैरान और परेशान है कि किस तरह के शख्स को मुसल्लत कर दिया गया है ये वज़ीर आला जो हैं, और ये है कि पंजाब के लोग भी और अवामी नुमाइंदे भी बिल्कुल तब्दीली चाहते हैं। और इस तब्दीली में ये है कि जो हाथ बटाएंगे, मैं समझता हूँ कि उनका एक मुस्बत रोल होगा। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका प्लीज पार्टिंग इस पे कमेंट आ जाए ताकि मैं फिर मौजू चेंज करूं। हमने PDM की तरफ अपने सेकंड सेगमेंट पे बात करनी है, आपका इस पे जरा क्लोजिंग पार्टिंग रिमार्क आ जाए ब्रिगेडियर साहब। पॉलिटिकल कॉस्ट इस तमाम एक्शन की, और अभी जैसे चीमा साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब में अगर इतनी तब्दीली के ख्वाहा, तो फिर क्यों इन्होंने पीपल्स पार्टी की वो बात नहीं मानी जब वो कह रहे थे कि अदम एतमाद लाए हम पंजाब में? देखें, इस वक्त एक मोना बात यह है कि PDM का इज ऑलमोस्ट इट इज़ अ डेड बॉडी नाउ, बल्कि द मोर अर्ली वी बरी द बेटर इट इज़। बात यह है, उससे ज़्यादा थ्रेट जो है वो है महंगाई का, और ये गवर्नमेंट को इसको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ डूएबल। बात यह है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड आइटम जो हैं उनकी महंगाई की कोई वजह नहीं है। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ये ख्याल कर ले कि आपका इकोनॉमिक इंजन, हम क्लैरिफाई करें कि इंडस्ट्री है या आपका एग्रीकल्चर है, 70% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और वो आपको इकोनॉमिक इंजन फिर हमारा जो है वो ये एग्रीकल्चर है। हम उनको क्यों फैसिलिटी नहीं दे रहे? हम उनको खाद पे उनको सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, उनको बिजली नहीं सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, ये सीड्स के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही है ताकि नया वैरायटी आए और उसके ऊपर उसकी यील्ड ज़्यादा हो। बिल्कुल। हम एक इस मुल्क में कोई है तो कि हम गन्ना भी इंपोर्ट करें और चीनी भी इंपोर्ट करें। हमें ये देखना है, हम गन्ना में अपने जो किसानों को दे रहे हैं 1800 रुपये 2000 रुपये दे रहे हैं, बाजार से अब 2800 रुपये की गन्ना में इंपोर्ट करते हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, गिव मोर टू योर ओन किसान, तक आप उनको 22 कर दें, 23 कर दें, आप देखें कितनी ज़्यादा गन्ना मुल्क में पैदा होगी और हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आप इसके प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए 3 प्रोविंस हैं PTI के पास, पंजाब, बलूचिस्तान और KP। बलूचिस्तान भी जैसा यहाँ तो कोई वजह नहीं है कि आप यहाँ पर आपके अपने चीफ मिनिस्टर्स को, टीम कैप्टन जो बाकी है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को होल्ड कर रिस्पॉन्सिबल करें, पेनलाइज देम, चेंज करें उनको वहाँ से, अगर वो नहीं करते हैं उनको डिलीवर करने दें, ये करें तो फिर मेरे ख्याल में इसका कोई आसान ये हल है, डोएबल है। अगर गवर्नमेंट की इसमें प्रॉपर विल हो तो आई कैन अश्योर यू ये 1 महीने में प्राइस कंट्रोल हो जाएगी, और ये बजट तक, और फिर 31 दिसंबर गवर्नमेंट के पास टाइम है। आई स्टिल से इट्स अ लिटमस टेस्ट, प्राइस कंट्रोल, रिलीफ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये जो महदूद वक्त है या जो अभी जो बकिया वक्त आगे के लिए सोचें 3 साल हो जाएंगे, उसके बाद 3 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने की ज़रूरत है।
नाज़रीन, अब मौजू को चेंज करते हुए, तब्दील करते हुए ज़रा सियासी महाज का भी रुख कर लेते हैं। और हमने मोर और लेस वैसे पहले सेगमेंट में भी इसकी बातें की हैं, लेकिन यकीनन एट लेंथ इनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, बिलखुसूस पीडीएम के पर्सपेक्टिव में। पहले इस पे सवाल एक मुलाहिज़ा करें, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी नाजरीन, उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कुछ लोगों की तरफ से कि गालिबन ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम को लीड कर रहे हैं और उसके सरबराह हैं, वो कोई मीडिएशन की कोशिश करेंगे, जो कि रंजिशें पड़ी हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। एएनपी ने बाकायदा क्विट कर दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी अपने ओहदों से जितने उनको दिए गए थे उनसे इस्तीफे दिए हैं वगैरह वगैरह, गैर मशरूत माफ़ी की उन्होंने मांग की है। लेकिन इस तरह की चीज़ हमने देखी नहीं। कल जो पीडीएम का सेशन था उसके ऊपर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की है, और मजीद उसमें नाजरीन इस तरह से जो कड़वाहट है या तलखियां हैं वो ऐसे बढ़ गई हैं कि जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप तक था उसके अंदर से भी पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो मेंबरान थे उनको निकाल दिया गया है। एक जो इसका स्क्रीनशॉट था वो सर्कुलेट कर रहा था जनाब एहसन इकबाल साहब के नाम से, जो कि गालिबन उस ग्रुप के एडमिन में से थे, तो उन्होंने बाकायदा एक्सपेल किया है पीपल्स पार्टी के और एएनपी के उस ग्रुप में से जो मेंबर्स थे उनको। तो लिहाजा माफी तलाफी तो दूर दूर की बात, ये तो मजीद एक जो इस हवाले से जो रंजिशें हैं या जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरे जो अपोजिशन की जो तहरीक है, क्या ये अब अलहदा चलेगी? और आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाजरीन के जनाब शहबाज शरीफ जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी भी जमानत लाहौर हाई कोर्ट में हो गई है। तो उस पर हम लोग मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर चीमा से इस पूरी बात पे टेक ले लें। शहबाज शरीफ साहब की जमानत के बाद से और अब उनकी रिहाई भी क्योंकि जल्द मुतवक्के है, किस तरह से जो डायनामिक्स हैं बिलखुसूस उनकी जमात के चेंज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? चीमा साहब इस पे पहले बताइएगा। जी, एक तो मोना ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुबारक है, यकम रमज़ान को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हुई और इससे साबित हो गया कि जो कुछ ये जो इन्होंने बदरीती की बुनियाद पे झूठे केसेस बनाए हुए थे, अच्छा उनकी क्या बुनियाद? सिर्फ इतनी इजाजत दीजिएगा, आफ्ताब जहांगीर साहब नाजरीन अब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब हमारे साथ जो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम और जो अभी इस वक्त हम सेगमेंट बिलखुसूस सियासी अहवाल पे बात कर रहे हैं तो हमारा साथ देंगे। वेलकम ऑन बोर्ड आफ्ताब साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी डॉक्टर चीमा की पहले हम लोग जो उनकी रिमार्क है वो पूरा कर लें। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पे रिहाई जो है वो ज़मानत का मंजूर होना इस बात की दलील है कि जिस तरह के ये केसेस बेबुनियाद झूठे केस बनाए गए थे उनकी हकीकत क्या है। बात यह है कि ये मैं फिर वो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात फिर एक बार वाज़ेह हो गई कि नैब का इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसने अपने गैर जानबदारी के विजय को बुरी तरह मजरू कर रखा है। अब आए पीडीएम की तरफ। देखिए मुना, आपने व्हाट्सएप तक से निकाल दिया पीपल्स पार्टी और एएनपी को। जी, मेरी गुजारिश ये है कि आप जानती हैं कि पीडीएम जब मार्ज़ वजूद में आई, जब इसको तश्कील हुई तो बड़े एक वसी तर मफाद के लिए, कौमी मफाद के लिए, अजीम तर मकासद के लिए इसकी तश्कील हुई। मकासद क्या थे? मकासद ये थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली को यकीनी बनाया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और ये जो हुकूमत जो मुसलत कर दी गई है जिसको अब कौम एक अजाब की शक्ल में झेल रही है, इसकी नाली और बदनिज़ामी के साथ पूरी कौम जो भुगत रही है, इससे निजात हासिल की जाए, ये मकासद थे। इस मकासद के हवाले से पीडीएम में शामिल किसी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं था, ना अब है। पूरी कौम यकसू है, पूरी पीडीएम यकसू थी और अब भी है। जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये स्टेज आई है, बड़े इसमें स्टेक होल्डर्स अलहदा हो गए, जो इख्तलाफात पैदा हुए वो तरीक़ेकार के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, स्ट्रेटजीज के हवाले से थे, और ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन भी होती है और सर वो रिजॉल्वेबल मामलात भी तो हो सकते थे, लेकिन आप बिल्कुल रिजॉल्व होने चाहिए थे। मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल रिजॉल्व होने चाहिए थे। ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो इख्तलाफात हैं वो छोटे हैं, जो मकासद हैं वो बड़े हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब भी इख्तलाफात पे काबू पाना चाहिए।
हमारी जो PDM की इज्तिमाई क़यादत को और इस मामले को किसी तरह से सुलझाना चाहिए, यही मुल्क और कौम के मफाद में है। सर, ये जो अमल एग्जैक्टली था कि व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों ने एक्सपेल किया है पीपल्स पार्टी और ANP के वहां पर जो मेंबर्स थे, तो ये तो बहुत मतलब ये छोटे दिल की बात हुई कि चले आप लोग माफी मांगना तो दूर की बात, अगर वो रहते भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि आप कह रहे हैं कि मकासद आप तमाम के एक थे, तो उनको अगर कोई आपकी स्ट्रेटजी या आपकी कोई बातें पता भी लगती रहती डिस्पाइट नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ PDM, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। मैं तो मना समझता हूँ कि ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, किसी तरफ से भी ये जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। हम ये है कि अजीम तर मकासद के लिए मिल के जदोजहद हमने करने का फैसला किया था और वो हमें करना चाहिए था। अब भी ये है कि हमें मिल के जदोजहद करनी चाहिए और जो इख्तलाफात हैं, जो रंजिशें हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। क्या शहबाज साहब को इसमें रोल अदा करेंगे, क्योंकि वो मरियम साहिबा से उनकी एक क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल फ़र्क है? नहीं, मकासद तो एक ही हैं, स्ट्रेटजीज़ में देखें इख्तलाफ हो सकता है, कौन इज डिफरेंस ओपिनियन, और मुझे यकीन है कि मियां शहबाज शरीफ साहब यकीनन इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। जी आफ्ताब साहब, टू यू, आप बताइएगा, आपको लगता है कि जनाब शहबाज शरीफ अब उनकी जमानत हो गई है, रिहाई भी जल्द एक्सपेक्टेड है, तो ये थोड़े सा एक ये भी आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी कह रहे थे नून लीग के हवाले से कि जी अब इन्होंने क्योंकि PDM तोड़ी है, एक दूसरे को ये लोग कसूरवार ठहरा रहे थे PDM तोड़ने का, तो पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव था, ये स्टांस था, वो कहते थे जो PDM तोड़ी है उसके बदले शहबाज शरीफ साहब को जल्दी इन केसेस में से रिहाई वगैरह मिल जाएगी। तो ये चीज अब हमने देख ली। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहते थे, सॉरी ये जो नून लीग है, ये लोग कहते थे कि ये जरदारी साहब के भी जो केसेस हैं वो कराची मुंतकिल हो गए नैब के। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। प्लेजर सर। आज रमजान का पहला रोजा है, आप सबको रोजा मुबारक हो। आपको भी सर, खैर मुबारक हो। अच्छा देखिए, बात ये है कि अभी मेरे डॉक्टर साहब ने पहले आपके PDM से पहले शहबाज शरीफ का आपने सवाल किया था, डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा था हाँ तो सच की फतह हो गई और ये हो गई। देखिए, अगर जमानत को फतह समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि जमानत को फतह समझ रहे हैं। केस अगर बरी होते तो हम कहते हैं कि आज ही वो बरी हो गए बाइज्जत तौर पर। अच्छा, यहाँ पर मोना आपने ऐसा भी देखा है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया सजाए मौत का, और बेचारे ने सारी जिंदगी अपनी जो है जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी करार दिए गए। पाकिस्तान में ऐसे केसेस भी आपके सामने बेशुमार आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि केस को हतमी इंजाम तक पहुँचने से पहले कि किसी को ये कहना कि जी कि ये हक और सच की फतह हो गई, ये नामुनासिब है, और जाके चीमा जैसे शख्स के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। रह गया जहाँ तक सवाल PDM का, तो PDM जो पहले से है मुना, ये एक अननेचुरल अलायंस था, ये जरूरत के तहत बनाया गया था, और हर एक ये सोच के उन्होंने इस पर शमूलियत की कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें कामयाब तरीके से जिसने किसी को इस्तेमाल किया वो है पीपल्स पार्टी। उसने इनके कंधे इस्तेमाल करके और वो उसने अपना सेनेटर भी मुंतखब करवाया, और सेनेट के अंदर कायदे इख्तलाफ भी जो है उन्होंने अपना मुंतखब करवा लिया। अच्छा, ये कभी हो नहीं सकता था कि जो नून लीग की ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले, कभी नहीं लेती। अगर उनसे कहा जाता इस्तीफा दिया जाए तो कभी नहीं देता, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट कभी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहती। अगर वो सिंध गवर्नमेंट अपने हाथ से छोड़ देंगी तो उनका हाल वही होगा जो उनका पंजाब में हुआ है। सिर्फ 7 सीटें हैं उनकी पंजाब के अंदर, तो वो सिंध के अंदर ये सूरत हाल कभी भी कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी सिंध के अंदर वो रूरल एरिया की हुकूमत है, तो इसलिए वो कभी भी ये गलती कभी भी नहीं करेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अननेचुरल अलायंस है, और अब तो इस पे 3 तलाकें भी हो चुकी हैं बगैर हलाले के। ये तो आफ्ताब साहब, शहबाज साहब की जो जमानत है या रिहाई है, उससे कोई आपको लगता है डायनामिक्स तब्दील होंगे? क्या वो अपना भरपूर रोल अदा करेंगे PDM की यकजहती के लिए, या आप हुकूमत के तौर पर आप क्या समझते हैं कि उनके आने से ऑपोजिशन कोई जोर पकड़ सकती है? आपके लिए कोई खतरा, थ्रेट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये है कि शहबाज शरीफ ने हमेशा से जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने की बात की है। वो इन सब चीजों से तो अपनी कोशिश करते हैं कि दूर रहें, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो इतना बड़ा कोई रोल अदा नहीं करेंगे, बल्कि और इनके अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज साहब के आने से, वो कह रहे हैं अभी, जैसे आपने आफ्ताब जहांगीर को सुना, ही इज ऑफ द व्यू कि मजीद डिवाइड बढ़ेगी नून लीग के रैंक्स में, आपको क्या लगता है? और ये जो PDM है, इसके फेट के बारे में तो खैर आप पहले ही फरमा चुके हैं, आपने कहा कि ये
अब इसका कोई वजूद ऐसा सच नहीं है। लेकिन अभी डॉक्टर चीमा ने जैसे अभी फरमाया, वो काफी अभी तक इस पे उम्मीदें लगा रहे हैं कि अभी भी कुछ सुलह सफाई हो के मामलात सेटल हो जाए। मेरे ख्याल में पीडीएम तो अब बड़ा मुश्किल है, और ये याद रखें जब इत्तेहाद एक ब्रेक होता है तो दोबारा उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे दो पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी, पीपल्स पार्टी और एएनपी को आपने निकाल दिया, और बाकी कौन सी रह गई हैं सवाए एक मौलाना फजलुर रहमान और उसके बाद पीएमएलएन। बाकी तो छोटी सी पार्टी हैं, उनका इतना रोल भी नहीं है। और अब शहबाज शरीफ करने से सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि हु विल लीड द पीएमएलएन, ही द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन, और वो नायब वाइस प्रेसिडेंट हैं मरियम नवाज़। क्या इस स्टेज के ऊपर मरियम नवाज़ पीछे हटना पसंद करेंगी? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई फील कि शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज शरीफ विल प्ले मोर रोल, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मरियम नवाज़ को जाना पसंद नहीं होगा, जिससे पार्टी डिवाइड होगी, एमएनएस के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, और देखना है कि ये कैसे आगे चलते हैं। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि इस वक्त जो पीडीएम की स्टेज है वो तो तकरीबन चली गई है। पीपल्स पार्टी का स्टांस हमेशा स्ट्रॉन्ग था। देखें, वो बिलीव करते हैं नंबर दो चीज़ों में। नंबर वन कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और वो उनका इंटरेस्ट ये है कि ये पीटी की गवर्नमेंट इमीडिएटली मत जाए। दे नीड 2.5 years, ताकि वो पंजाब में बिलावल भुट्टो जो अभी वर्क शुरू कर रहे हैं वो पार्टी को इस्टेब्लिश करें, पार्टी को दोबारा फाल करें, नए जालों को वापस लेकर आएँ। और ये 2 साल के अरसे में वो चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो उस वक्त उनको फायदा हो। अभी तो आज अगर इलेक्शन लगता है आपको 2 क्या साल में तो ये बहुत एम्बिशियस गोल है। देखें, दे विल वर्क फॉर इट, इसलिए कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, सिंध में दे आर द विनर्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनको पीटीए के जाने का उस वक्त फायदा हो जब वो पंजाब में अपने को सस्टेन करें, और दे ट्राई टू वहाँ 50-60 एमएनए की सीटें निकालें, और फिर वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाएं। पीएमएलएन के पास तो कुछ भी नहीं है, ना वो प्रोविंस में है ना सेंटर में है, तो उनको तो सूट करता है इस वक्त हटाएं, और वो चाहते हैं कि सारे पावर पॉलिटिक्स गेन कर लें। सो इट्स अ बड़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रगल है। वी मस्ट अंडरस्टैंड राइवल पार्टी, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो अब ख़त्म हो गई है, और वो बड़ा क्लियर बात कर दी गई। जिस तरीके से शायद खाकान अब्बासी ने कहा जी दे आर आउट, कल जुबैर साहब ने कहा जी बिल्कुल उनसे अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीडीएम विद लॉस ऑफ मोमेंटम ये ख़त्म हो गई है। अब इसको कैश करना वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीटीए का काम है प्राइस कंट्रोल, गुड गवर्नेंस, लोगों को करें ताकि इनका नैरेटिव ख़त्म हो जाए। इनका नैरेटिव क्या था कि वो नैरेटिव था जो कि आवाम के लिए नहीं था, वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए था। पार्टी इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट। क्या जी कि आप फौज को गालियां दे रहे हैं, आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, क्या आवाम को इससे फ़र्क पड़ता है? आवाम के लिए आप लेकर आए नैरेटिव, ये दुश्मन का नैरेटिव था, तो इसलिए आवाम भी इससे हट गया। आपने देखा लाहौर का जलसा, महमूद अचकज़ई को देखें आप, बलूचिस्तान में क्या ज़बान इस्तेमाल की, कराची में तो उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ बोल पड़े, लाहौर में गए तो पंजाबी के खिलाफ बोल पड़े। तो ये बड़ा ख़तरनाक अलायंस है जो अल्लाह की शुक्र से हमें शुक्र करना चाहिए कि ये अलायंस टूटा है, और अब आई थिंक होपफुली कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जी डॉक्टर चीमा, इतना खतरनाक अलायंस था कि आप लोगों ने, हाँ, कोई ऐसे नैरेटिव तो कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये कि खतरनाक हद तक वो दुश्मनों के मौक़िफ़ की तक़वियत थी। देखें, गुजारिश ये है, एक तो ये है कि वो लोग जब हमारे साथ आते हैं फिर वो ख़तरनाक हो जाते हैं, जब ये है कि वो बाकी हुक्मरानों के साथ वो जो है उनके मफादात के लिए उनके साथ मिलते हैं तो बिल्कुल मुहिब वतन हो जाते हैं। ये इस तरह का ये जो है ना ये तर्ज़ अमल मैं समझता हूँ उसने पहले भी मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और मैं समझता हूँ कि जो उस मामले में हमारे जो सिविल अथॉरिटी, हमारी सियासी क़यादत और मिलिट्री क़यादत दोनों का जो बेहतरीन मौक़िफ़ था उस वक्त था जब हमारे बलूचिस्तान से कुछ नाराज़ लोग उन्होंने ये पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की, स्टेट के इदारों के साथ भी जंग की। इसके बावजूद अस्करी और सियासी क़यादत ने बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा करके ना उनको मुल्क दुश्मन का ना उनको गद्दार का, बल्कि कहा कि नाराज़ बलोच भाई जो है हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, राज़ी करेंगे उनको। ये कितना ये कि मुदब्बराना एक मैं समझता हूँ कि सोच थी, और उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ। दूसरी बात यह है कि बड़े हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी बड़ी मुद्दत से ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि किसी तरह से दराड़े पड़े मुस्लिम लीग नून में, और इस पे ये है कि लोग टूटें, लेकिन आज तक अंदाज़ा करें मुस्लिम लीग नून का एक एमएनए नहीं टूटा। दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये है कि अब ना पंजाब हमारे पास है ना मरकज़ हमारे पास है, कहीं हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन हर जगह पे
ये है कि हमारा वोट बैंक ना सिर्फ कायम है बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। आप देख लें ज़िमनी इलेक्शन में, एक ज़िमनी इलेक्शन मेरे अपने हल्के में हुआ है सूबाई असम्बली का, और दूसरा मेरे साथ ये है कि मलिका हल्का जो था नेशनल असम्बली का, वहाँ पे हुआ है अभी 10 अप्रैल को। दोनों जगहों पे हमारा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं, आपको पता है। बात यह है कि दिन ब दिन हमारा वोट बैंक ना सिर्फ कायम रहा है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो बाई इलेक्शंस की, मैं लेके जाऊंगी सिर्फ एक बात जी जी आपकी इजाजत से। देखिए बात यह है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया उसको ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का नाम दिया, और हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि ये तो अननेचुरल अलायंस था। बात ये है हमारा अननेचुरल अलायंस सही, हमारे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सही पीपल्स पार्टी के साथ, इनका जो है ये पीटीआई का ये जो है एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, ये क्या ये नेचुरल अलायंस है, ये कोई लव मैरिज है, ये बड़ा फितरी अलायंस है? मुझे ये बता दे जरा। ठीक है, इसकी ये सवाल वैसे चीमा साहब से मैं पूछना ही चाह रही थी। मेरा अर्थ था कि पंजाब में फिर आप तहरीक अदम एतमाद ये वाले आइडिया पे आपने क्यों नहीं काम किया, लेकिन आई होप हमें कोई इतना वक्त मिले टुवर्ड्स एंड। लेकिन आफ्ताब साहब इस पे आपका पॉइंटर आना बड़ा जरूरी है। चीमा साहब ने कुछ बड़े अहम नुकात उठाए हैं। बाई इलेक्शंस में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि अवाम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि अब इस वक्त जो पीडीएम में जो भी इस वक्त एक माहौल है, या अगर एग्जिस्ट नहीं करती पीडीएम तो हुकूमत इसको कैसे कैश करेगी? अच्छा देखिए मोना, पहली बात तो ये कि जो बाई इलेक्शन हुए, अच्छा तो इससे एक चीज तो ये साबित हुई कि हम जस्टा के इलेक्शन में हमने तकरीबन 25 से 30 हजार वोट ज्यादा लिए पहले के मुकाबले में जब जनरल इलेक्शन हुए थे। अच्छा तो इससे वोट बैंक कम नहीं हुआ, वोट बैंक में हमारे इजाफा ही हुआ है। अच्छा लेकिन देखें हालात अपनी जगह पर मौजूद हैं जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो और दूसरा ये कि एक मॉरिसी सीटें भी होती हैं, वो इलाका जो है जहाँ से दस्ता से वो खातून जीती हैं मेरी बहन, वो मतलब उनका एक मॉरिसी सीट थी जहाँ से वो हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके वोट बैंक में कमी हुई और हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है। ये अब आने वाले जनरल इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो हुकूमत में होते हुए हुक्मरान जमात ने कहीं पर भी अपने ऐसे इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आजादाना इलेक्शन करवाए जिसकी बुनियाद पर ये रिजल्ट सामने आए, वरना माजी में कभी ऐसा होता ही नहीं था। अच्छा मेरी जहाँ तक जो दूसरा सवाल उन्होंने कहा था कि जी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि नून लीग के अंदर, तो चीमा साहब मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जितना मुझको जानते हैं उससे अंदाजा लगाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने आपके ही कुछ बड़े सीनियर हजरात के साथ बैठा था, तो वो कहते हैं कि जी हमारा ताल्लुक जो है लंदन ग्रुप से। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये लंदन ग्रुप और लाहौर ग्रुप क्या है। तो मैं तो उसको इतना इस वक्त सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर ग्रुप है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन ग्रुप है। तो वो आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, कभी आप अकेले में मिलेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किन साहब ने ये बात कही। कोई गुफ्त शनीद होगी क्योंकि चीमा साहब और आफ्ताब साहब की वैसे भी अच्छे मरासम में बहैसियत तो बिल्कुल भाइयों की हाँ, तो अब मुझे लगता है वो यहाँ तो उन्होंने नाम लेने से परहेज किया है, लेकिन आपको वो कोई ये नाम बताएंगे। खैर ब्रिगेडियर साहब, ये जो बाई इलेक्शंस वाली एक बात की थी चीमा साहब ने, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कैसे देखते हैं ये जो रिसेंट बाई पोल्स हुए हैं इनके नताइज को? लास्ट आप कॉमेंट है। देखें जनरली ट्रेंड होता है कि बाई इलेक्शंस में हुकूमती पार्टी को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन रिलीज फंड वहाँ के डेवलपमेंट के लिए लोगों को विन ओवर कर लिया जाता है। लेकिन ये और फिर ये ख़ास तौर पर डस्का का इलेक्शन है, आई पर्सनली फील कि ये पीपल्स पार्टी के विद इन अपने कमज़ोरी की वजह से, ग्रुपिंग की वजह से देव लॉस्ट इलेक्शन। उस्मान डार बस किसी और डायरेक्शन में थे, फिरदौस आशिक अवान का अपनी डायरेक्शन थी और इब्रारुल हक की अपनी डायरेक्शन थी। जब तक ये सारे एफर्ट मिल के बैठ के कोऑर्डिनेट करके नहीं करते, और फवाद चौधरी ने ये हिंट भी दिया कि ये पीटीआई हारी है, तो दीज आर द फैक्टर्स। यानी आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि पीटीआई हारी है, नून लीग नहीं जीती है, जो फवाद साहब का कमेंट था, जो ट्वीट था उनका। पीटीआई और नौशहरा में भी यही हुआ। अच्छा। कि प्रवेश खट्टर के भाई ने उनको वहाँ पर उनके जो वो उनको हराया। तो आई थिंक दे हैव टू डू रिविजिट अपनी करें इंटरनल के तौर पे कि क्या करना चाहते हैं, और फिर ये भी देखें कि क्या पंजाब में पंजाब की हुकूमत होते हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने और पीटीआई ने क्या वहाँ पर अपना पाँव जमाए, क्या स्ट्रांग हुए, कोई और आपने कुछ की एफर्ट की, ये चीज़ें देखने की है कि अगर पंजाब तो आपका मेन गढ़ है,
मैं अगर जो ब्रिगेडियर साहब पंजाब में मुझे इजाजत जीतेगा वो दीजिएगा, फेडरल गवर्नमेंट में आएगा, तो ये को देखते हैं। आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। नाजरीन, हमने काफ़ी इस वक्त मल्टी फैसेटेड इशूज़ पे बहस की है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। डॉक्टर निसार चीमा हमारे साथ थे, आफ्ताब जहांगीर साहब, जनाब अमजद न्याजी ने भी हमारा साथ दिया था, एज वेल एज ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। वंस अगेन ग्रेटफुल टू एवरीवन। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।